हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली टॉप 6 स्टॉक्स जो मेरे पोर्टफोलियो के हैं बाय मार्केट वैल्यू वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं जो मेरे चैनल्स के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 3 to 4 स्टॉक्स के नाम समझ गए होंगे। बट जस्ट इन केस जो मेरे चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं उनके साथ ये 6 स्टॉक्स शेयर करना चाहता हूँ। इनके प्राइस पे मैंने लिया है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले थोड़े ऑब्वियसली मार्केट्स की बात कर लेते हैं। एंड मार्केट्स कहीं ना कहीं अभी रिकवरी मोड पे तो नहीं बोलूँगा, बट कहीं ना कहीं एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। बट स्टिल अगर जब तक मार्केट 16,000 क्रॉस नहीं करेगा या फिर निफ्टी 16,000 क्रॉस नहीं करेगा तब तक काफ़ी वीक रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अभी भी एट दिस पॉइंट भी थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए। इन जो कंपनीज ओवर वैल्यूड है उनमें इन्वेस्टमेंट अवॉइड करिए। एंड ओवर वैल्यूड कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली प्राइस अर्निंग्स रेशियो। एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो से भी ज़्यादा अच्छा मेजर है प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ ग्रोथ रेशियो, दैट इज पीजी रेशियो। उसमें अगर वो 0.5 के आसपास है दैट मीन्स कंपनी रीजनेबली वैल्यूड है। बट अगर जस्ट इन केस 1 या 2 या 3 से भी ज़्यादा है प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ी ओवर वैल्यूड है। बट ऑब्वियसली ये काफ़ी और फैक्टर्स भी कंसिडर करने पड़ते हैं। तो मैं यही बोलूँगा अभी थोड़ा सा क्वांटिटीज कंट्रोल करिए। अभी देखिए मार्केट्स किस डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि अभी जितने भी फैक्टर्स थे मार्केट्स में वो कहीं ना कहीं सब अकाउंट हो चुके हैं। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इन्फ्लेशन हो, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स हो। तो लेट्स सी मार्केट्स नेक्स्ट ट्रिगर क्या लेता है। बट कहीं ना कहीं अभी मार्केट्स काफ़ी सेंसिटिव है, तो हल्का सा भी झटका मार्केट्स को वापस गिरा सकता है। तो थोड़ा सा सेफली प्ले करिए। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो अच्छी कंपनीज को आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं भी यही स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ। एंड उसके बाद थोड़ा सा जैसे मैं आज देख रहा था डॉलर का रेट, यूएसडी आईएनआर का रेट ऑलमोस्ट 77.85 अभी पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं हाँ, एज एन एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज मैं तो पर्सनली बहुत खुश हो रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे सपोज मैं मंथली अगर सपोज $10,000 का काम करता हूँ या अपनी सर्विसेज फॉरेन क्लाइंट्स को देता हूँ, तो मुझे जैसे सपोज कुछ ही टाइम पहले 7,30,000 के आसपास मंथली इनकम हो रही थी। अभी वही इनकम ऑलमोस्ट 7,80,000 हो गई है। तो मेरा ये नेट प्रॉफिट है जिसमें मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया है, ना ही वॉल्यूम्स इंक्रीज किए हैं, ना ही हार्डवर्क इंक्रीज किया है। बट जस्ट इन केस क्योंकि डॉलर एंड रुपी का जो रेट में या फिर रुपी डेप्रिशिएट हुआ है एंड डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, उस वजह से मेरी इनकम बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं यही सोचता हूँ कि जो आईटी कंपनीज हैं या जो कंपनीज जिनमें एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है उन पे काफ़ी पॉजिटिव असर हो सकता है इस चीज़ का। बट ऑब्वियसली मेरे क्लाइंट्स को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डॉलर्स में पे करते हैं, उनको यूएसडी आईएनआर रेट से फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये ऑब्वियसली जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये एक्सपोर्ट्स करती हैं, जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं फोकस रहता है यूएसडी आईएनआर रेट पे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे री नेगोशिएशन हो जाती है। बट स्टिल उसके बावजूद क्या होता है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को सपोज अगर $100 का काम करना है तो उसी $100 के बदले अब ज़्यादा इनकम हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा $100 से $98 $99 रेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, इंडियन एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं वर्ल्ड मार्केट में। जिसके कारण क्या है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ और बढ़ेगी। एंड यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं लैंसर कंटेनर्स पे काफ़ी बुलिश हूँ। एंड ये स्टॉक मुझे लगता है जैसे ही थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज होता है, जैसे ही ये रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होती है, लैंसर कंटेनर्स भयंकर भागेगा। बट स्टिल ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। इन कंटेनर्स की मैं कई काफ़ी बार बात कर चुका हूँ आप लोगों से कि रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कोविड का लॉकडाउन या पोर्ट में कहीं कंजेशन या फिर जैसे स्विस कैनल या कोई भी कैनल में अगर कोई भी शिप अटक जाती है तो वहाँ ब्लॉकेज आ सकती है, तो रिस्क है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी लॉन्ग टर्म के लिए। बट स्टिल ये तो एक तरफा बात हो गई। बट स्टिल जो यूएसडी आईएनआर की रेट जो बढ़ रही है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, इसमें इन्फ्लेशन में फाइट में और ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। तो इकोनॉमी के नज़रिए से एज ऑफ ना उतना कंड्यूसिव नहीं है रुपी का डेप्रिशिएट होना, क्योंकि जो अपने इम्पोर्ट्स करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपना नंबर 1 इम्पोर्ट तो ऑयल है। एंड ऑयल का जो भी प्राइस अपने पे कर रहे हैं, सपोज अगर पहले $100 पे कर रहे थे तो वो $100 अपने को लेने के लिए सपोज 7,400 या 7,300 स्पेंड करने पड़ रहे थे। अभी वही उतना का ही $100 का ही ऑयल लेने के लिए 7,800 स्पेंड करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि डॉलर के टर्म्स में भी रेट्स बढ़ रहे हैं ऑयल के, तो ये इंडियन कंपनीज या इंडियन इकोनॉमी के लिए डबल मार पड़ रही है। एक तो डॉलर का इन टर्म्स ऑफ आई मीन प्राइस ऑफ ऑयल
पर प्राइस ऑफ ऑयल डॉलर्स के टर्म में ऑलरेडी बढ़ रहा है, एंड स्टिल अगर उसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलरेडी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए आते हैं मेरे स्टॉक की तरफ। जो नंबर 6 पे है, मैं ये कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर में ये लिस्ट करूँगा, जो मतलब जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे कम है वो टॉप पे रखूँगा। उसके बाद धीरे धीरे जो लास्ट में डिस्कस करूँगा उस स्टॉक की मेरे पोर्टफोलियो में मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा नंबर 1 जो स्टॉक मैं बताने जा रहा हूँ वो है टाटा लेक्सी। ये अराउंड 4200 के लेवल पे मैंने लिया था, बट उसके बाद ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो 5500 के लेवल पे मैंने इस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट किया था। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है मेरा टाटा लेक्सी में, एंड इसकी ऑब्वियसली जो ये कंपनी ग्रो की है लास्ट 1 ईयर में, उस हिसाब से मेरा मार्केट वैल्यू इसका अच्छा खासा हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक कंपनी है दीपक नाइट्राइट, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। दीपक नाइट्राइट में क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, तब मार्केट्स में नया था, काफ़ी टाइम बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, बट स्टिल वापस 100 पॉइंट जब और आई, जो मैंने सेलिंग कर दी थी जिस प्राइस पे, वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था, बट उसके बाद भी मैंने वापस री एंटर किया था दीपक नाइट्राइट में, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट फिर से लगाया था। तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया था उस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर तो चल रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में दीपक नाइट्राइट का फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। ये वन ऑफ माई टॉप होल्डिंग्स, इनफैक्ट केमिकल सेक्टर में मेरी ये नंबर 1 होल्डिंग है। उसके बाद जो है वो HDFC बैंक। HDFC बैंक तब मैंने ली थी अराउंड 3 to 4 years बैक। तब HDFC बैंक मैं स्टॉक मार्केट में इतना इन्वेस्ट नहीं करता था, बट स्टिल फंड्स थे, तो मैं सोचा चलो कुछ ऐसे ही 1-2 स्टॉक ले लेते हैं बिना, बस सबने बोला कि चलो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो HDFC, TCS, ये सब ऐसी कंपनीज है जो आप कभी भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो ये सोच के मैंने HDFC बैंक लिया था, बट उसके बाद से मैंने छुआ नहीं है HDFC बैंक। उसके बाद जो 4th नंबर पे कंपनी है वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था 102 के प्राइस पे, एंड अभी ऑब्वियसली 188 के प्राइस पे चल रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है इसमें भी। एंड इस कंपनी को भी ऑब्वियसली मेरा फोकस है लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखने का, मैं अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग का कोई प्लान नहीं है। उसके बाद आती है टाटा पावर। टाटा पावर मैंने 97 में एंट्री ली थी, एंड अभी 226 हो गया है, तो कहीं ना कहीं अराउंड 1 ईयर्स या 1 मंथ या 1 year 2 month में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है टाटा पावर, एंड स्टिल मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली जो इसका सोलर पावर पे फोकस है एंड EV चार्जिंग स्टेशंस पे जो फोकस है, उसकी वजह से मुझे लगता है टाटा पावर अच्छा खासा फ्यूचर में भी परफॉर्म करेगा, एंड कहीं ना कहीं मैं कंपाउंडिंग प्रोसेस जो है उसको हैम्पर नहीं करना चाहता। एंड लास्ट में है, ये लास्ट में बोले या जो नंबर 1 बोले मेरी जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, जो अभी मार्केट वैल्यू हो गई है, वो है ग्लोबल स्पिरिट। ये 425 के प्राइस पे लिया था मैंने। एक समय इसका ऑलमोस्ट 1600 1700 ये 52 वीक हाई पहुंच गया था, बट अभी 1200 के प्राइस पे चल रहा है। बट ऑब्वियसली मार्केट्स प्रेशर में थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है, तो सारी स्मॉल मिड कैप कंपनीज ही प्रेशर में थी। तो अभी 1200 प्राइस के आसपास चल रहा है इसका, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है इसमें भी। एंड इस स्टॉक को लिए हुए 1 साल भी नहीं हुए हैं अभी मुझे, एंड स्टिल मेरा जो फोकस है इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का है। स्पेसिफिकली जो इसका मुझे लगता है इथेनॉल पे फोकस है, इथेनॉल में कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ देगी। एंड अगेन जब तक फंडामेंटल्स कंपनी के चेंज नहीं हो या फिर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड ना हो, मैं तो यही बोलूँगा कि आप कंपाउंडिंग प्रोसेस को अननेसेसरली हैम्पर ना करें। जस्ट इन केस अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या डेली बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज अगर आपका लॉन्ग ये परमानेंट कोई भी जॉब है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप ज़बरदस्ती शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के चक्कर में बाइंग एंड सेलिंग रेगुलरली ना करें। एंड अगर अच्छी वैल्यूएशन भी अच्छे करेक्शन होके अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो आपको वो एक्यूमुलेट करने चाहिए। एंड लास्ट में एक और स्टॉक जो मैंने लाइव सेशन में भी बात किया था वो है डीमार्ट। इनफैक्ट देखिए, मैं पर्सनली मेरा जो ओपिनियन है, मैं कहीं ना कहीं काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मैं ये सोचता हूँ कि आई एम ऑलवेज राइट। फ्रैंकली जो ये बिलीव रखेगा स्टॉक मार्केट में, उसको पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कन्विक्शन या कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, बट ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। एंड स्टॉक मार्केट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब ये है कि जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसके अनुसार स्टॉक मार्केट परफॉर्म करता है।
तो कहीं ना कहीं डीमार्ट काफ़ी गिरा था अभी रिसेंट में। जो इसके रिजल्ट्स आए हैं, बाय एनी स्ट्रेच रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं हुए हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। बट कहीं ना कहीं मार्केट्स शायद रिजल्ट्स और ज़्यादा ख़राब एक्सपेक्ट कर रहा था, तो जो ओवरऑल फ्लैटेस्ट रिजल्ट रहे हैं कंपनी के, उसके बावजूद कंपनी ने आज 10% स्टॉक राइज किया है। तो फ्रैंकली अच्छी बात है। एंड इसी बात पे मेरे फ्रेंड से भी मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि वो पर्सनली बहुत कम ऐसे स्टॉक्स है जिसमें मेरा और उसका ओपिनियन डिफर करता है। एंड वो कहा कि वो एक्चुअली डीमार्ट को रेगुलरली जैसे ही डिप आता है या 2-3-4% या 5% करेक्ट होता है, तो वो SIP मोड में और ले लेता है डीमार्ट। बट मैं उसको बोला कि भाई मैं इस स्टॉक को लेकर, कंपनी अच्छी है बट लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता जितना ग्रोथ, वो एक्चुअली अग्रेसिव इन्वेस्टर है एंड काफ़ी हाई ग्रोथ टारगेट करता है। उनका फोकस रहता है कि अराउंड मिनिमम 20-25% वो एनुअल CAGR के से उसका पोर्टफोलियो ग्रो करे ओवर द लॉन्ग टर्म। बट कहीं ना कहीं मेरा ओपिनियन उससे डिफर करता है। तो अभी मैं तो यही बोलूँगा कि मैं एक बार इसको डीमार्ट को फिर से अच्छे से स्टडी करूँगा, लेट्स सी क्या है। बट स्टिल एज ऑफ नाउ जो मेरा प्रेजेंट ओपिनियन यही है कि मुझे डीमार्ट ओवर वैल्यूड लगती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कंपटीशन राइज कर रही है इस सेक्टर में, उसके बाद डीमार्ट को अपना जो प्राइस प्रीमियम जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में उतर जाती है तो मे बी, तो लेट्स सी क्या क्या है डीमार्ट का। बट कहीं ना कहीं इसको और स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है ऑब्वियसली उसका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो बहुत रिसर्च करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। एंड वो काफ़ी मल्टी बैगर्स भी चुन चुका है। एंड उसके बाद जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं, बाकी यूट्यूबर्स हैं, वो भी डीमार्ट को बहुत हाईली वैल्यू करते हैं। तो लेट्स सी, हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं गलत हूँ तो इसमें मान लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टिल मैं इसको एक बार दोबारा अच्छे से स्टडी करूँगा डीमार्ट को। बट स्टिल मैं शायद पर्सनली इसमें इन्वेस्ट अभी भी नहीं करना चाहूँगा। एंड ये भी हो सकता है कि आज जो हुआ है वो शॉर्ट कवरिंग हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया था तो शॉर्ट कवरिंग में, या तो जो लोग शॉर्टिंग साइड पे थे वो अगर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे होंगे, तो यू नेवर नो। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे भी अगर आप डीमार्ट को लेकर बुलिश हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड अपने रीजंस बताइए कि आप डीमार्ट को लेकर क्यों बुलिश हैं। एंड बस इसीलिए, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीख सकूं एंड मैं भी डीमार्ट पे रिसर्च कर सकूं। चलिए इसी बात पे, शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसी बात पे वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं रेगुलरली अपडेट शेयर करता रहता हूँ वो वाले इन्फॉर्मेशन जो इसके लिए हर समय वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।